सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब टुडे का प्रोग्राम इनसाइट्स विद विशाल सूद, जिहदे विच असीं चर्चा करते हैं उन्हां तमाम मुद्दों की जो साडी जिंदगी दे नाल सिद्धे असिद्धे तौर नाल जुड़े ने ते जो साडी जिंदगी नूं प्रभावित करते हैं, किसी भी तरीके फाइनैशियल तरीका होवे, इकनॉमिक होवे या फिर पोलीटिकल होवे। साडे नाल हुंदे ने विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, संगरूर चोणां दा जिहड़ा रौला रप्पा इन्ना ज़्यादा सी, उन्ना असर दिखिया नहीं, लोग घरां चों वोटां करने नहीं निकले। देखो अमन, एक चीज़ आपां कितनी वारी डिस्कस की, ना तो इहदा स्टेट गौरमेंट ते कोई असर, ना तो इहदा सेंट्रल गौरमेंट ते कोई असर। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ पोलीटिकल ईगोज फॉर ऑल दी पार्टीज जी। राइट। इस चीज़ की तुसीं वेखो कि एस पोल दा अपार्ट फ्रॉम सैटलिंग दी ईगोज ऑफ पोलीटिकल पार्टीज या टॉप पोलीटिकल लीडर्स, इहदा पोलीटिकल इंपैक्ट की है? वट विल इट चेंज अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ MP टू संगरूर दे उस एरिया दे एक MP मिलन तो इलावा, उस तो इलावा कोई पोलीटिकल इंपैक्ट है नहीं बाय पोल्स का इस वेले। ना सेंट्रल गौरमेंट ते कोई असर पैना ही, ना स्टेट गौरमेंट ते असर पैना सी। लोकी भी इस गल नूं समझदे ने जी। ते इससे करके तुसीं वेखो इन्ना लो वोटर टर्नआउट है ना, इट इज़ वेरी लो। इहदा मतलब कि लोगों ने कोई इंटरस्ट ही नहीं विखाया तो साडे लीडर एवं उत्थे रौला रप्पा पाते रहे ज़्यादा। तो चलो एनीवे पोलीटिकल पार्टीज ने उन्हों का तो यह काम है, राइट। तो हुणे ते रिजल्ट तो बस यह पता लगेगा कि लोकी जो आम आदमी पार्टी सरकार दी वोट जी पॉलिसीज़ ने जो अजे तक उन्होंने काम किया है, उन्होंने थम्स अप देंदे ने कि नहीं देंदे ने जी। यह पता लगेगा वोटां तो, जिहड़ियां भी वोटां पईयां। ते लो वोटर टर्नआउट का एक रिस्क दसा की हुंदा है, जिहड़े फ्रिंज एलीमेंट्स हुंदे ने, राइट, जिहड़े बेसिकली मेन धारा विच देश दी नहीं बिलीव करते पे, उन्हां नूं ओह सडनली सिग्निफिकेंट लग सकते हैं जी। जिवें श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जी, वो एक फ्रिंज पार्टी है, उन्हां दा एक बड़ा ही नैरो जिहा मैंडेट हैगा, उन्होंने लैके वो गल करते पे ने जिहदे नाल लोकी जुड़े नहीं। पर जो इहो जिहा लो वोटर टर्नआउट हुंदा ना, ये सडनली लोकी इंपॉर्टेंट दिख सकते हैं। उहदा एक मैसेज आ सकता कि पंजाब दे लोकी अज वो फ्रिंज एलीमेंट्स नूं वोट दे रहे हैं, हालांकि जिहड़े लोकां ने मेन स्ट्रीम च वोट देना सी, समहाउ वो यूथ आया ही नहीं बाहर, क्योंकि उन्होंने इस वोटर टर्नआउट दे विच या इस इलैक्शन दे विच कोई भी जरूरी चीज़ नज़र नहीं आई जी। बस यह एक चीज़ है जिहदे सानू बड़ी केयरफुली होके कि बई किहड़ी पार्टी जित के आंदी है। कोई फ्रिंज एलीमेंट, एंटी नैशनल एलीमेंट, स्टेट नूं जिहड़ा तोड़न वाले एलीमेंट्स ने वो अगे ना जी। ये एक मेजर फैक्टर है जो अच्छे वेखना पएगा लो वोटर टर्नआउट का। बस यह रिस्क हुंदा है, ऐ लग सकता कि ओके वो क्लेम कर सकते हैं कि साडे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जबकि एक्चुअल जो को सपोर्ट भावें ना होवे। जी बिल्कुल। ये चोणां माहौल तय करनगियां, पंजाब का माहौल किहड़े पासे नूं जाना है, क्योंकि चोणां तो प्रभावित होकर लोग उस पासे नूं झुकाता वधेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है। बिल्कुल। बेसिकली देखो आम आदमी पार्टी वाल तो झुकाव हैगा ही है जी। 92 सीटां मिलियां, होर वो की प्रूव करन अपने आप नूं, पंजाब च उन्हां वाल झुकाव हैगा। ते मैनूं लगदा कि जे उन्होंने घट वोटां पैंदियां भी ने, ये उन्हां लई एक वेकअप कॉल हो सकती है कि असीं अपने काम नूं थोड़ा जिहा ट्वीक करन दी लोड़ है। असीं जो चीज़ां करदे पे शायद लोकां दे मेनली लॉ एंड ऑर्डर एक इशू उन्हां लई बन सकदा है जी। बट मैं जे गल करां श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जे उन्हां नूं वोटां पैंदियां ने, वो एक मैनूं लगदा है कि वो जिहड़ा मेन स्ट्रीम साडी पॉलिटिक्स है, जिहड़ी नैशनल इंटीग्रेशन वाली पॉलिटिक्स है, उहदे लई एक छोटा जिहा रोड ब्लॉक बन सकदा है जी। ठीक है ना। वो इस तरह शो कर सकदा है कि समहाउ लोकी उन्हां दी पॉलिसीज़ च बिलीव या उन्हां दी जिहड़ी विजन हैगी आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ US ਬੇਸਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, NGO ਹੈ ਈਕੋ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਫੋਰੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ। ਇਕੋਲੋਜੀ, मतलब गुरु ग्रंथ साहब की मैं गल करा, गुरु नानक देव जी की गल करा, उन्होंने इकोलॉजी ने, गुरु राम उन्होंने अमृतसर 450 फॉरेस्ट लाने हैं। तो बेसिकली इस चीज़ों लिए आर कम्यूनिटीज शुड कम टुगैदर। तो ये बहुत वधिया इनीशिएटिव है। 450 जंगल थोड़े जे हर जंगल का ना एक अपना ईकोसिस्टम बन जाता, उत्थे पंछी आन लग पैंदे ने, लोकी सवेरे वॉक ली एक वॉक ट्रेल बन जाती है, लोकी नेचर नाल होर जुड़ते हैं, स्कूलों के ट्रिप जाने शुरू हो जाते हैं। तो लोकी सडनली जिहड़ा साडे कल्चर च रहा, साडे इंडिक कल्चर च जिहड़े साडे हिंदुस्तान के कल्चर च चीज़ां रहियां हैं कि बई असी नेचर की रिस्पैक्ट करनी है जी। असी ते अपने पेड़ां पौधियां दी भी पूछते हैं
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਹਾਉ ਵਹਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੋ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 450 ਜੰਗਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 450 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। SGPC ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होनी चाहिए। बिल्कुल, इट शुड बी मेड अ मूवमेंट। जी सर, ब्रिक्स समिट हुआ एक, उसमें मोदी जी भी गए और मोदी जी ने उसमें बात की कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए हम देशों को। तो बेसिकली ब्रिक्स का पर्पस यही है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये एक सिमिलर स्टेज पे कंट्रीज़ हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर है, सिग्निफिकेंट मिलिट्री पावर है और अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल है कि आप अपनी एक मेजर पॉपुलेशन को अभी गरीबी से उठाना है, उनको एक मिडिल क्लास को और बड़ा करना है। ये एक मेजर गोल इन सारी कंट्रीज़ का है और हमें अपने गोल, हमारे अंदर काफ़ी कॉमनैलिटीज़ हैं। तो जब हम कॉमन प्लेटफॉर्म से, अगर हम दुश्मनी की बजाय, अगर मैं इसमें इंडिया और आई और सी की बात करूं, जो इंडिया और चाइना है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके अगर हम कंपिटिटर्स की जगह कोलैबोरेटर बन पाएं, तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत होगी जी। और हमें बेसिकली दिस इज़ अ गुड थिंग कि भी हम एक दूसरे के साथ, हम मेजर मार्केट्स हैं। अगर मैं बात करूं किसी और छोटी कंट्री की, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, वेस्टर्न, उनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं जी, पर वो हमें मार्केट प्रोवाइड नहीं करते। अगर आज इंडिया रशिया में, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्केट खोज पाए, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स दे पाए, अपनी टेक्नोलॉजीज़ दे पाए, तो मेरे को लगता है कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ड्रीम है, उसके लिए, फिर इंटरडिपेंडेंस जब बढ़ती है, अपने आप जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो एक ही तरीका नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आप एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ाओ, एक दूसरे की इकोनॉमीज को ग्रोथ में हेल्प करो, तो ये आपको एक बड़ा पावरफुल ब्लॉक बना के देंगी। जी सर, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने तारीफ की हमारे जयशंकर जी की। देखो, यही मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे ब्लॉक्स पे दुश्मनों को भी अपना बना सकते हो। हमारे नो डाउट हिस्टोरिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है चाइना के साथ, और हमने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा अलर्ट रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो भी हेजेमोनिक माइंडसेट है। पर फैक्ट ये भी है, इस वक्त इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी दिखाई है वो वाकई तारीफ के काबिल है। आज हमारे दुश्मन देश को देखो, हम वो आप चाहे बोले या ना बोले, इट माइट बी पॉलिटिकल इनकरेक्ट, चाइना एक एनिमी स्टेट है जी। उन्होंने हमारे बॉर्डर्स पे हमें अलर्ट पे रखा हुआ है, और हमारी गलवान वाली वैली देख लें तो हमारे उनके साथ स्क्रिमिशेस हैं जी। फिर और ट्रेड रूट्स के ऊपर इशू हैं, काफी जगह पे हमारे डिफरेंसेस हैं जी। तो आज हमारी पॉलिसी ने ये प्रूव कर दिया कि भाई जब आप सही चीज करोगे तो दुश्मन भी आपकी तारीफ करेगा। बिल्कुल। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी ट्रूली सॉवरन है जी। हमने वो डिसीजन लिए जो इंडिया के हित में थे, हमने नहीं परवाह की। हमने जो यूरोप का दोगलापन है ना, कि भाई आप अपने लिए तो ऑयल और गैस उनसे लेते रहोगे, पर दूसरे देशों को बोलोगे तुम मत लो जी। आप आप लड़ाइयां करवा रहे हो, आप कह रहे हो जी हम नेटो एक्सपेंशन करेंगे, और दूसरे देश को आप ये बोल रहे हो कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी प्रीएम्प्टिव स्टेप ना ले, जबकि उन्होंने काफी वार्निंग्स दी जी। आज इंडिया ने स्ट्रांगली, आप कोई भी जर्नलिस्ट देख लेते हैं यूरोप का, वो अपने देश का एजेंडा लेके चल रहे हैं, यूरोप का, नेटो का, अमेरिका का, जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं, उनकी कोई फेयर जर्नलिज्म नहीं है। वो दूसरे देशों में बोलते हैं कि यहाँ पे जर्नलिस्टिक फ्रीडम नहीं है, जबकि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है।
उनका एजेंडा सेट, उनको नहीं देखना है कि हमारा देश सही कर रहा है, वो उन्होंने वही बात बोलनी है जो उनको एजेंडा मिला है। बिल्कुल। वो बार बार जयशंकर जी से और इंडियन लीडर से यही सवाल पूछते थे कि रशिया के मामले में क्या आप सही कर रहे हैं जी, जबकि अगर कोई सही कर रहा है तो इंडिया कर रहा है जी। हम वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड, वहां पे फूड, दवाइयां और सेसेशन ऑफ, और इस वक्त ब्रिक्स का रोल मेजर बनता है। अगर यूक्रेन रशिया लड़ाई को रोकना है तो ब्रिक्स कुड प्ले अ मेजर रोल जी। हम अभी ब्रिक्स की बात कर रहे थे कि ब्रिक्स एक पावरफुल ब्लॉक है, रशिया उसमें स्टेक होल्डर है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई को, तो मेरे को लगता है कि देखो यहां तो यूएसए बोल दे कि भाई हम नेटो एक्सपेंशन यूक्रेन के साथ नहीं करेंगे, इट विल स्टॉप द वॉर इमीडिएटली, पर यूएसए के ये इरादे नजर नहीं आ रहे जी। तो फिर दूसरी पावरफुल ब्लॉक कौन सा बनता है? ब्रिक्स से पावरफुल ब्लॉक कोई और है नहीं। बिल्कुल। तो ब्रिक्स, और वो मिलिट्री ब्लॉक नहीं है जी, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला ब्लॉक है, वो लोगों की अपलिफ्टमेंट वाला ब्लॉक है। तो अगर ये ब्लॉक बोलें और ये अगर उनको एक टेबल पे लेके आए तो यूक्रेन को उनके प्रेसिडेंट की जो बेवकूफियां हैं ज़ेलेंस्की की, उनके लोगों को उससे बचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, ब्रिक्स में ही बात हुई थी सेल्फिश एक्शंस जो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, उसके बारे में बात हुई। तो अभी ये तो हो गया सर, एक बात हुई वेस्टर्न कंट्रीज की और हिंदुस्तान की प्रेजेंस की। अब हिंदुस्तान की प्रेजेंस और भी है सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी बहुत कमाल किया है। मलेशिया में तेजास की डील हो रही है, वो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जीत है। बिल्कुल। देखो आज जो इंडियन टेक पिछले कुछ 8-10 सालों में, देखो हमारे इंजीनियर्स दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमारी टेक्नोलॉजी, बस हमें एक क्लियर कट फोकस और डायरेक्शन मिलने की जरूरत होती है। आज इंडिया ने ठान लिया है कि वो आत्मनिर्भर बनेंगे, मिलिटरीली स्ट्रांग बनेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी पे खुद काम करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है जो तेजस की, ये 4.5 जनरेशन पे पहुंच चुकी है और जल्दी हम 5th और 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स बना लेंगे। तेजस एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें काफी डिलेज भी हुई इनिशियली, पर नाउ इट इज ऑन ट्रैक। उसके नए नए वर्जन आ रहे हैं और मलेशिया और कंट्रीज के लिए ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस सिस्टम दे सकता है। और तेजस की खास बात यह है कि यू कैन डिप्लॉय इट फॉर ऑल योर फोर्सेस, चाहे आपकी नेवी के फाइटर जेट्स हों, चाहे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हों, चाहे आर्मी के फाइटर जेट्स हों, आप अपनी हर फोर्स के लिए हर तरह की सॉर्टी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। सो दैट इज द एडवांटेज और एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और मेरे को लगता है कि ये हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब रेवेन्यू बढ़ता है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इंडिया के जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है बहुत बढ़ गए हैं जी। और जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको R&D के लिए और पैसा मिलता है जी। आपकी टेक्नोलॉजी और फास्टर पेस पे आगे बढ़ती है जी। तो हमारी जो एक हमेशा से एडवांटेज रही है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कोलैबोरेशन, पूरे एशिया को एक स्ट्रेंथ देना, एक सेफ्टी देना, तो उसमें मेरे को लगता है कि इंडिया थ्रू इट्स तेजस प्रोग्राम, थ्रू इट्स ब्रह्मोस प्रोग्राम, ये हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें टेक्नोलॉजी में हम पायनियर हैं, बेस्ट हैं। तो हमें ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और अभी खैर डील हुई नहीं है, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पर मलेशिया हमारे प्लेन्स को काफी सीरियसली कंसिडर कर रहा है, बाकी लेट्स टाइम विल टेल। सर भारत काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा से खोल रहा है, तो क्या ये स्टेप बैक है? नहीं, मैं इसको स्टेप बैक नहीं मानता। देखो हमने कल भी बात की थी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो भूचाल आया है, और हमने ये बात बोली थी कि वो जियोपॉलिटिकली और जियोलॉजिकली फॉल्ट लाइंस पे अफगानिस्तान बैठा है। तो जो भारत ने जो वहाँ पे काबुल में दोबारा अपनी एम्बेसी खोलने की, वो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस के कारण है जी। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है वो जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस के कारण है। अगर भारत अफगानिस्तान के एरिया को इग्नोर नहीं कर सकता, हम वहाँ से आंखें मूंद के, चाहे हमारे उनके साथ बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, तालिबान की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, वो एंटी ह्यूमैनिटेरियन है जी। उनके पास कोई मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है कि आपने स्टेट को कैसे मैनेज करना है। उनकी पॉलिसीज एंटी वुमेन, एंटी किड्स, बहुत ही वो जो होते हैं ना ओल्ड टाइम्स, डार्क टाइम्स वाली, डार्क एजेस वाली उनकी जो माइंडसेट है जी। तो उस बात को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, पर हम अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस जीरो नहीं कर सकते। हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अगर हम वहाँ पे प्रेजेंस नहीं रखते हैं, वहाँ पे नज़र नहीं रखते हैं, तो वो जगह अगर हम स्पेस छोड़ देते हैं, इंडिया ने जो वहाँ पे अपने लिए स्पेस बनाई है, तो उस स्पेस को कवर करने की कोशिश चाइना करेगा, उसको पाकिस्तान यूटिलाइज करने और भी देश कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए वो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। और अफगानिस्तान से इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक बेस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ना है, हमें वहाँ पे नज़र रखनी है कि क्या हो रहा है। तो जब आपकी एम्बेसी होती है तो आप लोकल नेटवर्क ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस के रीज़न होते हैं।
तो मेरे को लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के सही डिसीजन लिया है कि हम उनकी मैं अगेन कह रहा हूं कि इंडिया उनकी आइडियोलॉजी में, वे ऑफ गवर्नेंस में, हमारी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक सबकी इक्वालिटी और फ्रीडम, हर रिलीजियस माइनॉरिटी को इक्वल स्पेस देने वाली डेमोक्रेसी है, सबके पास फ्रीडम है, एक सेकुलर कंट्री है। बट ऑन द अदर साइड एक तालिबान है जो एक इस्लामिक कंट्री, जो शरिया लॉ, जहां पे मिनॉरिटीज को एक सेकंड क्लास, इनफैक्ट थर्ड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता है, वो है। उस पे हमारे डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, पर देश की सिक्योरिटी के लिए हम एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान इंडिया के बहुत क्लोज है, वहां से पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अंदर बड़ा इजीली रिक्रूटमेंट हो सकती है अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो अदर एरियाज हो। तो मेरे को लगता है कि जो हमने वहां पे अपनी खुली है अपनी एम्बेसी दोबारा, वो एक स्टेप इन द राइट पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक स्मार्ट डिसीजन है, प्रैक्टिकल डिसीजन है। और अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटेरियन एड, वो हिंदुस्तानियों का हमेशा से एक टेम्परामेंट रहा है कि कहीं भी कोई मुसीबत में हमने उनकी हेल्प करनी है। तो मेरे को लगता है दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। सर, इल्हान ओमर हैं यूएस में कांग्रेस वुमेन, तो उन्होंने एंटी इंडिया रेजोल्यूशन पे ध्यान दिया। देखो, इल्हान ओमर उस लॉबी का पार्ट है विच सपोर्ट्स सर्टन एंटी इंडिया एलिमेंट्स, जिनको उनकी सपोर्ट मिलती है, वो उनसे फंड्स रेज करते हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें या और जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं। और वो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं, बट शी इज आइडियोलॉजिकली, वो आइडियोलॉजी उनकी एक रिग्रेसिव आइडियोलॉजी है। वो लोगों को धर्म के नाम पे बांटने में विश्वास करती हैं, और जबकि बोलती है कि इंडिया जैसी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ये उन्होंने एक जो अपना एक पेश किया था रेजोल्यूशन कि इंडिया शुड बी नोटिफाइड फॉर नॉट गिविंग फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम टू मिनॉरिटीज। जबकि मेरे को लगता है कि हम अभी बात करें, इंडिया से ज्यादा कहीं पे रिलीजियस फ्रीडम है नहीं है। पर अगर वो ये चाहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे सोशल अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, राइट, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, तो वो ऐसी फ्रीडम अपने देश में बिल्कुल ला सकती है। राइट, आप अपने देश में अलाउ करिए कि आप प्रेयर्स के बाद पथरावबाजी कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम अमेरिका को मुबारक और ओमार जी को मुबारक। पर हमारे देश में एक डिसिप्लिन के साथ, एक इक्वालिटी के साथ, मेरे को नहीं लगता कि जो हमारा इंडिक टेम्परामेंट यही रहा कि हर कोई बराबर है, हर किसी का एक ही तरीका है, जबकि उनका माइंडसेट ये कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है। तो हमें अब उनके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक जो अमेरिकन माइंडसेट है, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, वो भी उनके दिमाग में है। फिर एक जो रिलीजियस बिगटरी है उनके अंदर कि भाई सिर्फ यही तरीके से काम होना चाहिए यार, हमें ही फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये दो फोर्सेस उनके दिमाग को करप्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस लेके आती हैं टू स्टे इन द लाइमलाइट। Otherwise, she has no significance over there. Apart from making religious controversial statements, so-called liberal, डेमोक्रेटिक लिबरल होते हुए वो जितनी रिग्रेसिव स्टेटमेंट टुवर्ड्स वुमेन देती हैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखो, she talks about कि hijab and other things. Women should have the freedom, but she is trying to force it. In the name of religious freedom, she is trying to take away the freedom of women and people who are outside the religion. तो उनका एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लाना सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। शी इज फाइनेंस्ड बाय द लॉबी विच इज एंटी इंडिया। जी, शुक्रिया सर। इस तरह की तमाम ज़रूरी जानकारी लेके आते रहेंगे, इनसाइट्स लेके आते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब टुडे।